नमस्कार, मैं बलवान सिंह। आज का वीडियो कक्षा 7वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का 7वां अध्याय मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव मतलब शुरुआती मानव, आदि मानव, जिसको घर बनाना नहीं आता था, खेती करनी नहीं आती थी, किसी प्रकार के कोई भी कौशल नहीं थे उनके पास। वे जंगलों में जो है घूमकर अपना भोजन ढूंढते थे, कच्चा मांस खाते थे, तो वो उनको हम प्रारंभिक मानव की संज्ञा देते हैं। तो प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास यानी घर के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। यानी भोजन भी उसको प्रकृति से ही मिलता था, फल मिल गए, कंद मूल या मांस। वस्त्र भी वो जो है प्रकृति से ही प्राप्त करता था, पत्तों के कपड़े बनाना, छाल के या जो भी। और आवास के रूप में यानी घर के रूप में जो है वो गुफाओं में रहता था या पेड़ों के ऊपर जो है अपना घर बनाता था। तो प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया, जैसा कि आप आज देख रहे हो। तो बहुत सारे कौशल, स्किल उसके अंदर आई धीरे धीरे जो है। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। यानी पहले जो उसका आवास का वातावरण था वो उनके अनुकूल नहीं था, बल्कि प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन अब उसे आवास का वातावरण जो है वो खुद के अनुकूल बना लिया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में रहते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया, शुरू किया, फसल उगाना, कृषि करना, तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जब उन्होंने कृषि करना आरंभ नहीं किया था तो वे दर बदर इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया या फसल उगाना शुरू कर दिया तो अब उनकी मजबूरी होगी कि वो उसकी देखभाल के लिए जो है कुछ समय के लिए तो उन्हें स्थायी रूप से वहाँ पर रहना पड़ेगा। और अगर उन्हें स्थायी रूप से वहाँ रहना पड़ेगा तो उसके लिए ज़रूरी है घर। तो उसके लिए घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। जो भी बस्तियां बनी, बस्तियां ऐसे स्थान पर बनती है जहाँ पानी हो, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल ही सभी जीवन का आधार है। चाहे कृषि है उसके लिए भी जल चाहिए, चाहे पशु पक्षी हैं उनको भी जल की ज़रूरत है और मनुष्य को भी जल की ज़रूरत है। तो मनुष्यों ने जो शुरुआत में जब बस्तियां बसानी शुरू की, घर बनाने शुरू किए, तो वो नदियों के किनारे बसाना शुरू किया क्योंकि वहाँ जल मिलता था। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वो और ज़्यादा जो है उसने विकास किया, व्यापार शुरू हुआ। वाणिज्य का मतलब है जब हम वस्तुओं का लेन देन जो है वो आर्थिक रूप से लेन देन करते हैं, आर्थिक गतिविधियां जो है लाभ प्राप्ति के लिए, जब हम आर्थिक गतिविधियां लाभ प्राप्ति के लिए करते हैं तो उसको वाणिज्य कहते हैं। एवं विनिर्माण का मतलब है वस्तुओं का निर्माण करना, कच्चे माल से जो है
ऐसी वस्तु बनाना जो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए उपयोगी हो। तो व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग हो नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो ये जो अभी नाम बताए हैं ये सभी नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, और इनके किनारे जो है सभ्यताएं बनी हैं। जैसे तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, सिंधु नदी के निकट जो सिंधु नदी की घाटी जो है वहाँ पर जो सभ्यता बनी थी उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। कुछ बस्तियां जो है वो स्थायी रहती हैं, हमेशा वहीं रहती है, लेकिन कुछ बस्तियां कुछ समय के बाद जो है वहाँ से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, यानी लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं और कहीं दूसरे स्थान पर बस्तियां बना लेते हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसे अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते थे। वे आखेट यानी शिकार करते थे। संग्रहण यानी जंगलों से मिलने वाली चीजों को इकट्ठा करते थे। जो जंगल के अंदर जड़ी बूटियां हैं, गोंद है, शहद है और दूसरी चीजें हैं, उनको इकट्ठा करना। स्थानांतरित कृषि यानी एक स्थान पर कृषि करना, फिर वहाँ पर जब वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं रहती है तो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करना, तो वो जो है स्थानांतरित कृषि होती है। एवं ऋतु प्रवास, ऋतुओं के अनुसार जो है वो स्थान बदलते थे, प्रवास करते थे। जैसे सर्दियों में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो उस स्थान को छोड़ देते थे और ऐसे स्थानों पर जाते थे जहाँ पर ज़्यादा सर्दी ना हो, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो उस स्थान को छोड़ देते थे और ऐसे स्थानों पर जाते थे जहाँ पर ज़्यादा गर्मी न हो। तो इस प्रकार से आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। चित्र में मानव बस्ती दिखाई हुई है। मैरी, यहाँ एक कहानी बताई हुई है, आप इसको अच्छी तरह से सुने। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। गुरप्रीत उसका मित्र था। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। यानी यातायात जाम का मतलब है कि जो यातायात के साधन है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है सड़कों पर जाम लग जाता है। मैरी की माँ मिसेज थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रदूषण का मतलब है जब हम इस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं कि उससे हमारे आसपास का जो वायुमंडल है, वायु जो है वो दूषित हो जाती है, तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। प्रसाद हाल ही में गांव में आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो जो है यातायात के साधन भी बढ़ते हैं। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, जब तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा मतलब उत्तम अच्छी शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा, यानी जो चिकित्सा के लिए जैसे हॉस्पिटल आदि हैं उसके लिए उसकी तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे
तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। यानी इतनी संख्या हो चुकी है लोगों की कि वो कब जो है खाली सरकारी ज़मीनें या खाली ज़मीनें पड़ी है उनके ऊपर बसने लग जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं और उसके बाद उन पर कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पर सरकार की कोई जो है किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ की जल निकासी भी नहीं हो पाती है, कूड़ा करकट की भी कोई निकासी नहीं हो पाती है, क्योंकि वे अवैध कॉलोनियाँ होती हैं जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। अस्वास्थ्यकारी यानी जहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन चुकी होती है, वहाँ का वातावरण जो है और कूड़े करकट के कारण जो है स्वास्थ्य जो है लोगों का ठीक ठाक नहीं रहता है, ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं, शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या के लिए जल उपलब्ध कराना और बिजली का उपलब्ध कराना भी बड़ी एक समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। यहाँ पर ये ऋतु प्रवास का एक चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर सघन बस्ती है। देख सकते हो कि इस बस्ती के अंदर कितने मकान बने हुए हैं। और एक ये जो बस्ती दी है ये प्रकीर्ण बस्ती है, अर्थात खुली बस्ती। यहाँ पर अलग बहुत दूर दूर मकान बने हुए हैं और यहाँ का वातावरण बहुत साफ सुथरा है। ऊपर दिए गए संवाद का मतलब बातचीत से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, मछली पालन, वानिकी यानी वन जो है उनका, दस्तकारी यानी हाथ से काम करने वाले कारीगर एवं पशुपालन यानी पशुओं का पालन करना, गाय भैंस आदि, डेयरी का मतलब निर्माण करना, डेयरी बनाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते हैं, संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। ग्रामीण बस्तियां भी काफ़ी सघन हो सकती हैं, घनी और खुली भी हो सकती हैं, दूर दूर मकान भी हो सकते हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जैसा कि चित्र 7.2 के अंदर दिया हुआ है, और प्रकीर्ण बस्तियों के अंदर लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अति विषम का मतलब है कि जो हमारे अनुसार नहीं हो, वो अति विषम, और बिल्कुल ही हमारे अनुसार जीने के, जहाँ पर जीना बहुत मुश्किल हो तो उसको कहते हैं अति विषम जलवायु। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जैसा उनका पर्यावरण है, वहाँ पर किस प्रकार का पर्यावरण है, गर्मी ज़्यादा रहती है या सर्दी ज़्यादा रहती है, या धूल मिट्टी या आंधी बहुत ज़्यादा आती है इस प्रकार से, या तूफान आते हैं या अर्थक्वेक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मकान बनते हैं उसको हम कहते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, यानी छतें जो है वो ढलान वाली होती है ताकि जो है वहाँ पर पानी उसमें से आसानी से नीचे उतर सके। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अर्थात अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, यानी नीचे पिलर बनाए जाते हैं और उनके ऊपर जो है घर बनाए जाते हैं। ऐसे घर ज़्यादातर लकड़ी के घर होते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण यानी पत्ते जो होते हैं, तिनके आदि का उपयोग कर घर बनाने में किया जाता है।
नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। यानी निर्माण कार्य, जो कंस्ट्रक्शन के कार्य चलते रहते हैं, कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं। निर्माण का मतलब है जैसे लोग जो है फैक्ट्रियों में, उद्योगों में और दूसरी चीज़ों में जो निर्माण कार्य चलते रहते हैं, वो उनसे संबंधित लोग, व्यापार करने वाले लोग, और सेवाएं, बैंकिंग जैसे बैंक है, डाकखाना है, इसी प्रकार से जैसे संचार के साधन, यातायात के साधन हैं, ये सब जो है सेवाओं के अंदर आ जाते हैं। तो नौकरी पेशा वाले लोग जो नौकरी पेशा करते हैं, उनको हम कहते हैं कि कौन से लोग होते हैं जो नौकरी पेशा करते हैं, उनको हम ऐसे मतलब सेवाओं वाले लोग कह सकते हैं कि जो लोग सेवाओं में शामिल हैं। अपने राज्य में के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। अपने जैसे हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के बहुत सारे गांव हैं, आसपास के गांवों के नाम आप लिख सकते हो। आपके आसपास के जो नगर हैं वो लिख सकते हो, शहर हैं उनके नाम लिख सकते हो। परिवहन, परिवहन लोगों एवं सामान के आगमन के साधन होते हैं। आवागमन, आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको बोलते हैं आवागमन। तो परिवहन जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, और इसी प्रकार सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। तो यानी आवागमन के साधन हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। जैसे पहिए की खोज हुई तो जो है अब जो है परिवहन के साधन जो है बहुत ज़्यादा हो गए। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। जैसे जैसे समय में बदलाव होता गया, नई टेक्नोलॉजी आई, नई प्रौद्योगिकी आई, और फिर जो है उसके बाद तेज रफ्तार से चलने वाले साधन भी हो गए। और आज के दिन आप देख सकते हो कि कितने प्रकार के साधन जो है हमारे पास हैं जो यातायात के काम आते हैं। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे गांव के अंदर जो है खेत में जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है, और जैसे तांगे का प्रयोग किया जाता है, और कई प्रकार के इस प्रकार के साधन हैं जो जिनमें पशुओं का उपयोग करके हम जो है परिवहन करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग होता है। लामा भी एक प्रकार का जो है भार वाहक पशु होता है। ऊंट जैसा उसका जो है आकार होता है। उस ऊंट जैसा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन ऊंट जैसा ही उसकी जो है डील डोल होता है। उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। याक एक जो है बड़े बड़े बालों वाला भारी भरकम एक पशु होता है, जो है तिब्बत में उसको जो है बैल का रूप देते हैं, यानी बैल की तरह उसका प्रयोग करते हैं, हम उसको याक कहते हैं। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग में से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। यानी जब से हवाई जहाज बने, तो हवाई जहाज बनने से जो हवाई यात्रा है उससे परिवहन में और ज़्यादा गति आई। द्रुत का मतलब बहुत ज़्यादा गतिशील। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता बस। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। तो एक व्यक्ति लगभग 1 घंटे में जो है कितना चल सकता है? अगर वो पैदल चलता है तो 1 घंटे में एक व्यक्ति 5 से 6 किलोमीटर ही पार कर पाता है। और
अगर ऐसा सोच के देखें कि 6 घंटे में कितने किलोमीटर जा सकता है, तो 6 घंटे में या 8 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 किलोमीटर वो 8 घंटे में पार कर सकता है। लेकिन अब हम कितनी दूरी तय कर लेते हैं, यानी भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 8 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। इस वीडियो में इस पाठ का इतना ही भाग करेंगे, बाकी का बचा हुआ भाग हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।